Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to solve UPSC CSC 2022 CZ paper. As we have already solved the first 40 questions in the first part, so we are going to solve next 40 question. So let's start with the first question. So the first question is that is 41. 41. 41, that is English. We will solve English in the another part. Okay, let's start with the maths. Math 45. Okay, let's start. Five friends PQ, X, Y, and Z purchased some notebooks. The relevant information is given below. Z purchased 8 notebooks more than X did. Okay, साथ में नोट करते हुए चलते हैं. Z purchased 8 notebooks than X did. Okay, P and Q together purchased 21 notebooks. Q purchased 5 notebooks less than P did. Okay, X and Y together purchased 28 books. P purchased 5 notebooks more than X did. Okay, this is the information that is given in the question. So if each notebook is priced 40 rupees, then what is the total cost of all the notebooks? Okay, let's solve the equation. Q is equals to P minus 5. Let's put it in the second equation. Q is equals to P minus 5, that is 2P minus 5 and 21 plus 5. 21 plus 5, that is are 26. Then P is equals to 13. ओके, यहाँ पे हम पुट करेंगे, आ जाएगा P माइनस 5, 2P माइनस 5 इधर आया 26 एंड P इज इक्वल्स टू 13. पुट करते हैं P को 13 इधर लास्ट इक्वेशन में, इसमें तो X की वैल्यू क्या जाएगी 8. ठीक है, 13 माइनस 5. फिर X की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16. ओके, Z इज इक्वल्स टू X प्लस 8, दैट इज 8 16. फिर हमें क्या निकालना है, Z मिल गया, P मिल गया, X मिल गया, Q निकालना है. अगर P की वैल्यू हम यहाँ पे Q निकालना हमें और P की वैल्यू रख देते हैं 13, देन Q की वैल्यू क्या जाएगी 8. Q की वैल्यू 8 आ गई. अब हमें क्या पूछा हुआ है Y, X की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो Y की वैल्यू क्या जाएगी 20. सबका सम कर लेते हैं. टोटल बुक कितनी है, सबकी प्राइस क्या 40. ओके, अगर हम इसको करते हैं क्या जगह 20 प्लस 8 28, 6 34 44 एंड ये 52 55 एंड दिस इज 65. टोटल 65 नोटबुक्स है. एक नोटबुक का प्राइस 40 है, देन टोटली कितना जाएगा 0 4 5 20 2 4 6 28 एंड 4 6 24 प्लस 2 26, दैट इज 2600. दिस इज आवर आंसर. आई होप समझ आया होगा. ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा है, बस इंफॉर्मेशन जैसा सा दिया वैसे हमें कर लेना. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 47. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, let's erase this first. A person X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets is an even number? Okay, let's write the information given in the question first. Okay, क्या दिया हुआ है, A gets twice the, B gets and thrice the, C 4 times D and 5 times E and 6 times F. ओके, अगर हमें इसको निकालना है, हमें कर लेते हैं पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें सबकी B, C एंड D एंड E, F की वैल्यू मिल जाए. अगर सबका हम एलसीएम लेते हैं क्या जाएगा 2 3 6, 2 3 6 देन 5 30 2 60. ओके, इनका एलसीएम जाएगा 60 आ जाएगा. ठीक है, एलसीएम ले लेना, 60 आ रहा है एलसीएम. अगर एलसीएम 60 आ रहा है तो हम यहाँ से देखते हैं बी की वैल्यू, मतलब ये एलसीएम जो होगा वही ए की वैल्यू, मतलब उसको मान सकते हैं कि इनका वो निकाल सकते हैं. यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालते हैं. बी की वैल्यू आ जाएगी 60/2, 2 टाइम्स ऑफ बी है तो यहाँ पे जाएगा 30 b/2. अगर 2b = 60 यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो b की वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे 31 लेते हैं. ठीक है, कि इनका एलसीएम 60 है, सबको डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू 30 हो जाएगी एंड c की वैल्यू से निकालेंगे तो क्या जाएगी हमारी 20 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
4 से डिवाइड करेंगे 15 एंड ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 से करेंगे 12, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब पहले से बताया कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है 60, हमने एलसीएम की तरफ निकाला था। बट देखो यहाँ पे कैच है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच वन गेट्स एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर पाते हैं देखो सबके पेन्स में देखो A60, B30, C20, D15, यहाँ पे जो D है ऑड नंबर है। इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अगर इसकी पेन्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 एंड D की वैल्यू हो जाएगी 15 to 30 एंड दिस इज 24 एंड दिस इज 20। ओके, अब सबको ऐड ऑन कर देंगे, टोटल पेन्स निकालिए, सबको ऐड ऑन करेंगे आ जाएगा ये हो जाएगा 4 अपना, और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2 6 8 4 8 4 12 15 17 19 1 1 1 2 294। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6 persons A B C D E F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of a table. The question, consider the question and two statements given below. Who is sitting on the immediate left of A? ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले दो कितने बंदे दिए यहाँ पे 6 persons। ओके, बना लेते हैं। हमें बताना है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी ए। ओके, मानते हैं दो केसेस बनाते हैं, दोनों में देखते हैं कौन सा सही होगा। 6 persons 1 2 3 1 2 3 6 1 2 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, हो गया। अच्छा ये हम देखो बी डी को कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज यहां से ले रहे हैं। अब हम ऐसे ले लेते हैं, एंटी एक क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लो बी है अपना तो ये हो जाएगा ई, तो दिस इज डी, और ये हमारा बी के सामने क्या जाएगा सी। ओके, अब बोला है मतलब आप फर्स्ट स्टेटमेंट तो ए के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर मतलब नहीं बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देखो इसमें भी एफ के बारे में कोई, एफ और बी के बारे में रिलेशन बताया, ए के बारे में कोई रिलेशन नहीं बताया, तो हम बी सेकंड स्टेटमेंट से भी इसका आंसर नहीं बता सकते। अच्छा अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या दिया है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी है, बी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पे अगर दोस्त सब कंप्लीट हो गया यहाँ पे ए आ सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब पूछा है ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो सकता है, ई भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो हमें तो आंसर पता ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे कि अगर हम दोनों स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं तभी हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमारा आंसर क्या जाएगा डी। ठीक है, कुछ नहीं है, गेस बनाना है, देखना है, हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की एज हमें बतानी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया मनीषा इज 24 years यंगर देन हर मदर। मनीषा को हम ले लेते हैं एम ए, इज 24 years यंगर देन हर मदर। ओके, मदर एम ओ, मनीषा एम ए। ओके, 5 years later the age of Manisha and her mother will be in the ratio 3:5. 5 years later it means Manisha plus 5 and mother plus 5 is equals to 3/5। अब अच्छा अगर हम इस स्टेटमेंट से देखें तब भी हम नहीं निकाल सकते, इससे देखेंगे तब भी, क्योंकि दो वेरिएबल है। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, यहाँ पे मनीषा की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें मदर -24, तो हमें बताया एक ही क्वेश्चन है, केवल मदर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और फिर हमें मनीषा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो हमने सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस बताना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है कि नहीं। तो हाँ, अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मनीषा एंड उसकी मदर की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, द स्टेटमेंट कैन बी सॉल्व बाय द बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, आई होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 lectures A, B, C, D, E, F each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 AM. Let's erase this first. Consider the question and the statements given below. Okay, देखते हैं क्या है, बताना which lecture is in the third period. Okay, पहला स्टेटमेंट है lecture F is preceded by A and followed by C. It means this is F preceded by A and followed by C. यहां से ऑर्डर में अगर देखें तो अच्छा ये ऑर्डर ऐसा भी सकता है, पहले ये हो उसके बाद 3 लोग और हो, 6 लेक्चर्स थे, या फिर मान लेते हैं पहला एक लेक्चर हुआ फिर AFC
फिर 2 लेक्चर हुए, या फिर पहले 2 लेक्चर हुए AFC, फिर 1 लेक्चर हुआ, या फिर हो सकता है कि तीनों लेक्चर ऐसे हुए फिर AFC। अच्छा, अभी तो हम बता नहीं सकते ना, 4 केस बन गए कि कौन सा लेक्चर हुआ था थर्ड पीरियड में, मतलब पहले स्टूडेंट से बता सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, मतलब लेक्चर बी इज द लास्ट लेक्चर। इससे भी हमने बता सकते हैं कि थर्ड लेक्चर कौन सा है, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं लेकिन, तो लेक्चर बी इज द लास्ट लेक्चर, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, ये वाला केस कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हमें बताना है कि इसमें से कि थर्ड क्या होगा। अगर थर्ड देखें तो यहाँ पे मिल रहा सी, यहाँ पे मिल रहा एफ, और यहाँ पे देखें तो ए। अभी भी हम श्योर नहीं है कि हमारा आंसर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बोथ स्टेटमेंट एंड टू आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आसान था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन देखो हर बार आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन, तो भाई इसको करने का देखो एक बार कैसे हो रहे हैं। आसान है, कुछ करना नहीं है, बस हमें स्टेटमेंट्स को लिखने हैं, बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, let ABC represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all possible 3-digit numbers formed by ABC without repetition. Consider the following statement. The 4-digit least value of x is 1332. The 3-digit greatest value of x is 888. देखो अब बोलना है ABC डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट नंबर है, x is the sum of all possible 3-digit numbers, 3-digit नंबर। ओके, अच्छा अगर हमें इस लीस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें पता है जो इसकी वैल्यूज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगी। मिनिमम अगर हम बोले 1 to 9 में क्या होता है 1 to 3 रखते हैं, अगर इसमें से देखो कितने नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के, यहाँ पे 3 में से कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पे भी मतलब कितने मिलेंगे हमारे पास 6 नंबर्स बनेंगे। सबका सम कर लेते हैं तो क्या बनेगा, पहला नंबर हो सकता है हमारा 1 2 3, फिर बन सकता है 1 3 2, फिर 2 3 1 2 1 3, एंड ऐसे 3 1 2 एंड 3 2 1। अगर इसका हम सम करेंगे तो क्या जाएगा 3 2 6 1 7 3 10 2 12 1 13, 3 2 6 6 1 7 3 10 2 12 1 13। ओके 1, अब आगे देखते हैं 6 to 8 to 10, सॉरी 3 3 6 to 8 to 10 to 12, दिस इज 12। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी 1 1, फिर इसका भी वैल्यू 12 भी आएगा, सेम है 12 1 13 1 12 1 13 13 1 1 1 3 3 2, मतलब दिस इज आर राइट स्टूडेंट, दिस इज राइट स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। अब इसमें अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम क्या कौन से वैल्यू लेंगे 7 8 9, तभी तो हमें ग्रेटेस्ट मिलेगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर 7 8 9 लेते हैं तो इनका अगर हम सम करते हैं, देखो सबसे पहली बात पहला इसमें से हमें देखो मिला 987 या 789। अच्छा अगर इनका हम सम करेंगे तो क्या ये 888 आएगा, नहीं आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 888 हो ही नहीं सकती है, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बट पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, हमें देखो कभी भी लीस्ट वैल्यू की बात करेगा हम हमेशा क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे उसमें, और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करेगा तो हमेशा हम बड़े नंबर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक व्हिच हैज a 3-digit pin. The pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digits. The digit in the pin from left to right are in a descending order. Any 2 digits in the pin differ by at least 2. How many maximum attempts can be done? Attempts does one need to find out the pin with certainty? Okay, this is 3-digit pin 1 to 7 से हमें लेना है, तो मानते हैं सबसे पहले हमारा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम बड़े नंबर को लेते हैं 7 को लेते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट का कम से कम गैप होना चाहिए 7 3, फिर 7 5 एंड 3, यहाँ पे या फिर हो सकता है 7 के बाद यहाँ पे 4 हो, तभी तो 2 एटलीस्ट 2 है ना, 2 से ज्यादा तो हो सकता है। फिर 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 2, या फिर 4 1 भी हो सकता है, या फिर 7 भी हो, यहाँ पे 4 की यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 1 हो, ऐसा भी हो सकता है ना 3 to 1, बट अब इससे ज्यादा तो 7 के साथ नहीं बन सकता है। उसके बाद हम ले लेते हैं मान लो 6 है, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 4 - 2 2, या फिर 6 - 2 की जगह -3 कर लेते हैं तो क्या जाएगा 3 3 - 2 1, ये लीस्ट होगा। फिर हम 5 लेते हैं, अगर हम 5 लेंगे 5 - 3 -2 3 माइनस करेंगे और तो ये 1। अब अगर हम 5 से आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 2 लेते हैं तो बनेगा ही नहीं, मतलब इतने हमारे केस में सकते कितने हो गए 3 एंड 3 6, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़े,
There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle? Okay, 8 points बना लेते हैं. 1, ठीक है, this is our circle, ठीक है. अब हमें बताना है कि इनमें से एक को डायमीटर मानते हैं. मान लेते हैं हम पहले इसको, ये हमारा डायमीटर है, ये लाइन. उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 में से कोई भी, अगर हम इन 6 में से, ये तो हमें 2 पॉइंट मिल गई, अब 6 में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे, मान लो ये पॉइंट लेते हैं, तभी देखो हमारा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा. ये लेंगे तभी बनेगा. कोई भी एक पॉइंट लेंगे, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा. तो ऐसे ही इस लाइन को अगर हम मानते डायमीटर, तब हमें कितना मिल गया? 6 C1 एक. ऐसे ही अगर हम मान लो इसको डायमीटर मान लेते हैं, इसको डायमीटर मानेंगे, फिर भी कोई भी पॉइंट लेंगे तभी बन जाएगा, मतलब 6 C1 में से फिर से लेंगे तो. इसी तरह अगर हम इसको मान लेंगे तब भी बन जाएगा. इसी तरह हम, कौन सी लाइन बच गई, इसको मानते हैं तब भी बन जाएगा. मतलब टोटल हमारा कितना जाएगा? 6 C1 मतलब 6 6 6 6 टोटल 24. ओके. ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए. 2 पॉइंट पहले से बोला डायमीटर मान लेते, तो हमारे पास एक पॉइंट और चाहिए. एक पॉइंट हम 6 में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. उसके लिए हम 6 C1 कर लेंगे. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? दिया हुआ है 24 men plus 12 women can do a piece of work in, मान लो ये कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में. तो पूछा 12 men plus 24 women कितने दिन में करेंगे. अच्छा, तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया नहीं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है मैन और वुमेन की, ना ही कोई और इन्फॉर्मेशन दिया है. तो हम निकाल सकते हैं? नहीं, निकाल ही नहीं सकते जब तक हमें एफिशिएंसी नहीं पता, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे 12 मैन और 24 वुमेन का. तो हमारा आंसर क्या जाएगा? डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the remainder when 91 into 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 is divided by 1261? ओके, डिवाइड करते हैं 1261. अच्छा, 1261 को अगर हम फैक्टर कर लें तो हमारा क्या जाता है? देखो 21369 प्लस 110, सम तो 10 है. पहली बात तो ये यहाँ पे ऑड नंबर है, इवन से तो कटेगा नहीं, इवन से डिविजिबल नहीं होगा. और सम 10 है, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 7 से करते हैं तो 7 1 7 एंड ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है. 11 से इसका सम क्या जाएगा? 11 का है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इन दोनों का सम, इन दोनों के माइनस करने के बाद 1 2 3 6 1 7 4, ये भी नहीं होगा. 13 से डिविजिबल करते हैं तो 13 9 जा 13 से हो जा रहा है, 13 9 जा हो जाएगा 117 एंड ये 13 7 जा हमारा हो जाएगा 91. ओके, ये हमारा क्या आ गया? इसका फैक्टर. अच्छा, अगर डिवाइड करते हैं तो 97 से 97 डिविजिबल हो जाएगा. 13 से 13 7 जा 91, ये भी डिविजिबल, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा? 0. 0 ऑप्शन में है. ओके, ठीक है, कुछ नहीं करना, फैक्टर करके हमें देख लेना है. आसान है क्वेश्चन ये. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 cm and 8 cm. It is possible to cut the sheet exactly into 4 square sheets. अगर 4 स्क्वायर शीट्स, इट मीन्स अगर हम इसको लिखें तो क्या हो गया? बनाते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा. ये दिया है हमारा, मान लो 8 एंड दिस इज 20. अब बोलता है कि 4 स्क्वायर शीट्स अगर हम करें तो 160 हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 4 स्क्वायर शीट्स मान लो 4x स्क्वायर, दिस इज हो गया 4x स्क्वायर 40. अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा स्क्वायर रूट तो बनेगा ही नहीं. अच्छा हाँ, बट यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर शीट्स बोला है, बट यहाँ पे देखो कुछ एरिया के बारे में नहीं बोला है. अगर यहाँ से हम देखते हैं तो हमें दिखता है भाई एरिया इक्वल होगा, ये स्क्वायर रूट ही नहीं तो बनेगा नहीं. बट अगर हमें एरिया की बात ही नहीं की, केवल स्क्वायर शीट्स बनाने चाह रहे ना तो बना सकते हैं. मान लो मैं एक ऐसा बना लिए, स्क्वायर बनाना, मान लो अगर 8 इधर है तो ये भी 8 हो गया, मान लो 8, फिर एक 8 2 हो गए, 8 16, अभी कितना बच रहा है? 4 बच रहा है. अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 चाहिए. ये देखो एक केस तो ये बन गया, हो गया ना? स्क्वायर ही तो है सारे, 1 2 3 4 स्क्वायर शीट बन सकते हैं, मतलब ये हमारा सही है. ये तब गलत हो जाता है जहाँ पे इक्वल एरिया बोलता है. देखो जैसे इस स्टेटमेंट दिया है, अगर ऐसा होता तो गलत हो जाता. सेकंड केस क्या है? इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया. अब यहाँ पे देखो, देखते हैं, मानते हैं ये देखो 160 था, 10 ट्रायंगुलर एरिया का निकालना, तो ये मान लो x स्क्वायर है, एरिया इसका x है, तो ये क्या जाएगा? एरिया 16 आना चाहिए. 16 आ सकता है. देखिए अगर मान लो ये 8 है, 20 है,
16। अगर हम इसको पाइथागोरस लगाएं 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 के लिए, तो ये हो जाएगा 4, मतलब एक्स की वैल्यू 4, मतलब जो इसकी वो आनी चाहिए, बेस आना चाहिए, वो हमारा क्या चाहिए 4। अगर 4 का हम डिवाइड करते हैं, 420 है ना, 4 में मान लो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 2 3, मतलब मानते हैं ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। अब देखो अगर हमें ट्रायंगल बनाते हैं तो देखो 4 ये 8 पाइथागोरस लगे ना, 8 हो जाए 32 अपॉन 2 16 का एरिया बन रहा है कि नहीं। इसी तरह हम सबको अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास 10 हो गए ना, 5 नहीं है, सब में 2 बन रहे हैं, हाँ टोटल हमारे पास कितने हो गए 10, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 एंड 2। देखो इसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ से, मुझे लगता है ये तो सबने बता दिया होगा सेकंड वाला, तो क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले से भी पता है 16 तो एरिया का बन ही सकता है आराम से, 16 एरिया बन सकता है ट्रायंगल में। बट यहाँ पे हो सकता है ये स्टूडेंट बहुत लोगों ने गलत काट दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 स्क्वायर सीट्स बोला था, जबकि ये क्या है, हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एरिया नहीं दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, when 70% of x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 60% of the number x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? चलो लिखते हैं पहले क्या दिया, 70% of a number of x, लिख लेते हैं x का 70% is added to another number y is equals to sum becomes 165% of y. ओके अच्छा, इसको अगर इधर भेज देते तो क्या जाएगा, x इंटू 70 ऑफ y इज 65, y माइनस हो जाएगा 65% ऑफ y। इट मीन्स अगर मानते हैं कि x की वैल्यू 100 है तो कितना जाएगा 70, इट मीन्स 65% ऑफ y इज 70। इसका मतलब ये है कि भाई y की वैल्यू देखो, अगर 100 होती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 65 आता, y का 65% बल्कि 70 है, इट मीन्स y की वैल्यू 100 से तो ऊपर है तभी 70 आएगा। मतलब यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। दूसरा क्या बोलता है हमें, इफ when 60% of the number of x, मान लेते हैं 60% of x is 100, then 60 is added to the number z is equals to 165% of z। तो यहां से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 60 is equals to z, उधर चल जाएगा ये हो जाएगा 65 अपॉन 100 z। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर z की वैल्यू 100 रखते हैं तो देखो क्या आएगी वैल्यू, 65 आएगी, मतलब यहाँ पे जो z होगा वो 100 से कम होना चाहिए, तभी ये 65 आएगा, 65% 60 के बराबर होगा। इट मीन्स क्या होगा, z जो होगा 100 से कम और x 100 है, इट मीन्स z क्या होगा, x से छोटा होगा। ये हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से कौन सा हो जाएगा, a। देखो z इज लेस देन x एंड x इज लेस देन y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन जैसा सा बनाया दोनों को बना लेंगे और हम देख लेंगे। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, two candidates x and y contested an election, 80% of voters cast their vote and there are no invalid votes, there was no nota option, x got 50%, 66% of the votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voter list? Okay, लिखते हैं क्या दिया है, 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, मानते हैं टोटल कितने हैं, x है, तो इट मींस 80% ऑफ दिस मतलब 0.8x हैज कास्टेड देयर वोट, देयर वर नो, x गॉट 56% ऑफ वोट्स कास्ट एंड वन बाय 1440 वोट्स। ओके, इट मींस अगर ये 56 पाया है तो अगला कितना पाया होगा, 44%, तभी तो बनेगा, मतलब टोटल 12% जो है वो 12% की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1440, बट ये 12% क्या, जितने लोग कास्ट किए हैं वोट कितने किए, 0.8x, तो अगर हम 0.8x का 12% निकालते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 1440। दिस इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा है सॉल्व करते हैं, 12 12 जा 144, 120 हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इधर 0.8 डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 15, मतलब पॉइंट में है तो 150 एंड ये जाएगा 100, 150 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 150 इंटू 100 15,000, ए इज आवर आंसर। ओके,
आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन जैसे दिया वैसे सेम लिखते चले जाना। ठीक है, हमसे टोटल नंबर पूछा था, एक्स की वैल्यू आ गई कितना 15,000। बढ़े आगे, नहीं आया होगा एक बार वीडियो को पॉज करना फिर से देखना। ओके, हो सकता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा हो तो एक दो बार पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। इस क्वेश्चन में पता है ऐसा कभी क्वेश्चन, हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं इसका तो क्या जाएगा 6, 9, ये हो जाएगा 6 3 18, 12, 15, 18, ये हमारा हो गया 18, 9 जाओ 12 बन जाओ 108। अच्छा, ये हमारा हो गया 108, इसका एलसीएम एलसीएम हो गया। अगर हम इसमें से देखें स्मॉलेस्ट हमें चाहिए, तो अगर हम देखें कि 108 किसको डिवाइड कर सकता है स्मॉलेस्ट, तो हमें पता है 108 इंटू 10, 1080 स्मॉलेस्ट है 4 डिजिट नंबर, मतलब जो 1000 से बड़ा है ना, तो 4 डिजिट ही चाहिए। 1080 स्मॉलेस्ट है जो कि डिविजिबल 108 से, तो बोला रिमाइंडर 3 चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 ऐड ऑन कर देंगे, तभी तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा 1083। सबसे आसान क्वेश्चन था ये नंबर सिस्टम का। ओके, कुछ नहीं करना, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देखे सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी बी आर 2 डिजिट number and q be the number consisting of the same digits written in the reverse order, p into q is equals to 2430, then what is the difference between p and q? okay, लिखते हैं p की वैल्यू एंड की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखो दिख रहा है 2430, इट मीन्स p into q अगर ऐसा आता है तो ये तो कंफर्म है कि भाई इनमें से एक जो p या q की वैल्यू 5 से एंड होगी। अगर 5 से एंड होगी तभी तो हमारा 30 तो जीरो तो हो नहीं सकता। अगर जीरो से जाएगा मान लो 2 0 हो गया, तो ये दूसरा नंबर 02, तो ये तो 2 डिजिट हुआ ही नहीं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब हमें 5 तो चाहिए चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा जो p है, मानते हैं ऐसा है, p लिखा, p है हमारा पहला नंबर कुछ भी हो x5 एंड देन q हो जाएगा हमारा 5x, ऐसा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 10x प्लस 5 एंड इसको भी ले सकते हैं 50 प्लस x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 2430, कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो हमें दिया है 2430, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 10x प्लस 5 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 2430, ये हो जाएगा हमारा 500x, इसको करेंगे प्लस 10x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 250 एंड दिस इज 5x इज इक्वल्स टू 2430, ठीक है। अब यहां से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे 5x है, 500x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 505x एंड ये 250 उधर चला जाएगा, ये 10x स्क्वायर कुछ कैंसिल आउट कर लेंगे इसमें से, 2x स्क्वायर ये जाएगा 505x और ये चला गया हमारा 250, ये हो गया हमारा 2680। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10x स्क्वायर है, इधर ले आते हैं 10x स्क्वायर प्लस 505x माइनस 2680, तो ये हमारा हो जाएगा x, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम उससे करते हैं 505 को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आ जाएगा, अच्छा x की वैल्यू यहाँ से देखो मिल जाएगी 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 मिलती है तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, 4 मिलेगी, ठीक है। वैल्यू इस पे x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 4 होने पे मतलब एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 45b एंड q हो जाएगा हमारा 54। तो हमारा पूछा है इनका डिफरेंस p एंड q का, तो 45 और 54 का डिफरेंस हो जाएगा 9, ठीक है। हमारा आंसर जाएगा, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number. Okay, एक सेकेंड, we'll see. ओके, बढ़ते हैं। दिया हुआ है p इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है 2 3 5 शुरुआत के 7 2 3 5 7, ठीक है। यही हो जाएगा 11। अच्छा, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 हो गया हमारा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है।
अब देखो बोला है P एंड P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर। देखते हैं, अगर P मान लो 2 लेते हैं तो 2 4 8। जब ऑड लाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें से ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं, तभी देखो हमारा आएगा ऑड आएगा ना। तो देखो क्योंकि अगर हम इवन से करेंगे इवन आ जाएगा। तो मान लो इसमें ऑड हम लेते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं, तो और इसमें से ऑड लेंगे 9, 3 9 27 कैन बी, 3 9 27 कैन बी ऑड नंबर। Q इंटू पी, Q बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर। देखते हैं, Q मान लो 4 है और बाई 2 2 इज अ प्राइम नंबर, में पता है ये भी हमारा सही है। ठीक है, यहाँ से देखें P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, चेक कर लेते हैं। Q प्लस P, P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। अगर देखें हम तो 2 प्लस 4 6 नहीं हो रहा है, 3 प्लस 4 7, दिस इज प्राइम नंबर। ये भी सही है, मतलब हमारा स्टूडेंट क्या है, सही है। ठीक है, आसान था, हो गया। इस तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, there are two containers X Y. X contains 100 milliliter of milk and Y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from X is transferred to Y. After mixing well, 20 ml of mixture in Y is transferred back to X. If M denotes the proportion of milk in X and N denotes the proportion of water in Y, then which one of the following is correct? Okay, let's write the information given in the question first. Okay, तो हमारा क्या दिया हुआ है, x है, y है, बोलता है 100 था यहाँ पे मिल्क। अब यहाँ पे कितने बचे, 80, क्योंकि 20 वहां ट्रांसफर हो गया। अगर 20 ट्रांसफर हुआ यहाँ पे तो कितना हो गया, 100 मिल्क था प्लस 20, सॉरी 100 वाटर था, 20 हमारा मिल्क हो गया। अब बोलता है इसको मिक्स करने के बाद 20 ml इधर भेजते हैं। अच्छा, अगर हम इनका मिक्सिंग का प्रोपोर्शन देखें तो क्या 5:1 में, 5:1 में अगर 20 इधर आता है तो कितना परसेंट ऑफ मिल्क इधर आया होगा। अगर देखें तो 1/6 आया होगा, मतलब 80 प्लस 1/6 ऑफ 20 आया होगा, तभी तो इतना ही तो मिल्क इधर बचेगा, क्योंकि मिल्क और वाटर का ही प्रोपोर्शन पूछा है। इतना मिल्क इधर आया होगा, बाकी तो पानी आया होगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे पहले देखते हैं 100 मिल्क वाटर था, तो इधर तो कुछ पानी भी चला गया ना। तो कितना पानी चला गया, 20 का 5/6 पार्ट उधर चला गया ना, कि देखो 1/6 वाटर गया एंड 5/6 पानी गया है। तो मतलब हमारे पास इतना इधर मिल्क हो गया, इधर इतना वाटर हो गया। एक बार फिर से बोलता हूँ अगर नहीं समझ आया, देखो 80 हमारे पास मिल्क था, क्या पे 20 चला गया था, ट्रांसफर हुआ था 120, इनका प्रोपोर्शन क्या था 5:1। अब 5:1 प्रोपोर्शन में इधर हमारा फिर से 20 ml भेजा गया। तो अगर इधर भेजा गया तो मतलब हमारे पास 20 इंटू 1/6 वाटर इधर हमारे पास मिल्क आ गया एंड 20 इंटू 5/6 इधर वाटर आ गया। तो इधर तो मिल्क हमारा ऐड ऑन हुआ, बट वाटर तो इधर से कम हो गया ना। तो वाटर कम हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना जाएगा, 180 प्लस 1 कितना जाएगा, 18 83.33 आ जाएगा। इधर भी अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 6315, मतलब 60। तो इधर भी तो वैल्यू हमारी देखो क्या आ रही है, 83.33 आ रही है, सेम आ रही है, उतना ही माइनस हो रहा है इधर। तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब m इज इक्वल्स टू n। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो मस्ट है करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, a pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D and E in the household. If B, C, D, E correspond to 90, 50 degree, 45 degree, 75 degree respectively, then what is the percentage of the expenditure on item A? ओके, अगर हमें पाई चार्ट पता है, पाई चार्ट हमें पता है कि हमेशा कितने का होता है, 360 डिग्री का दिया हुआ है। बी सी डी ई का दिया हुआ है 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140 एंड दिस इज 185, 190 एंड ये हो जाएगा 260 दिया हुआ है। अब ए का पूछा है तो 360 माइनस 260 100, ए कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। अब पूछा है परसेंटेज, परसेंटेज किससे निकालेंगे, ए का 100 डिग्री बाई टोटल कितना है 360 इंटू 100, इसी से हम निकाल लेंगे परसेंटेज। तो ये मान लो 0 0 कैंसिल आउट एंड 25 एंड दिस इज 9, तो 250/9, दिस इज आवर आंसर। आसान था, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 74। If 15 into 14 into 13 into 3 into 2 into 1 is to 3 power m into n, where m n are positive integers, then what is the maximum value of m? Okay, अच्छा अगर हम देखें 3 कहाँ कहाँ आएगा इसमें, तो देखो 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 12 में आएगा, 15 में आएगा, इतने में आएगा, 3 के मल्टीपल में ही आएगा 3। तो यहाँ पे देखो कितने बार 3 है, एक बार, यहाँ पे 3 into 2 एक बार, यहाँ 3 into 3 मतलब कितनी बार 3 आ रहा है 2, यहाँ पे 3 into 4 एक बार, 3 into 5 एक बार, टोटल कितना आएगा 2 2 4 2 6, टोटल कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स। ओके, आसान क्वेश्चन है भी।
आगे बढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 12 6 36 80 150 x। ओके, सीक्वेंस अगर हम चेक करें तो क्या जाएगा, 2 12 मतलब कितना हो गया ये 10 एंड 2 12 36, तो ये हो जाएगा हमारा 24। ओके, फिर 36 80 44, ओके, और ये 70, आगे का पता नहीं, कुछ ऑर्डर दिख रहा है 14 20 नहीं, तो एक स्टेप और दिखते हैं, तो ये जाएगा ये 14, यहाँ करेंगे 20 एंड ये करेंगे तो 26। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर देखो 14 प्लस 20 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितना है 6 का डिफरेंस 26, तो आगे भी कितने का डिफरेंस होगा 26 है, तो फिर से 6 32 का डिफरेंस होगा, 32 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे कितना जाएगा 102 32, इसमें ऐड करें 102, अच्छा 102 इसमें ऐड करेंगे 152, 150 में 102 ऐड करेंगे तो 252, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बस हमें सीक्वेंस देखना है, रीजनिंग है, हो जाएगा। आगे बढ़े। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट from English alphabet in capital are to be used in the forming password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such password can be generated? Okay, अगर हम देखते हैं कि सारा स्टार्ट होना चाहिए वॉवेल से, इट मींस कितने वॉवेल हैं 5 में से कुछ भी हो सकता है, एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट है 21 में से कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे अगर हमें पूछा है नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 to 9 कितने डिजिट है 9 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही हमारा इतने पासवर्ड बन सकते हैं, टोटल कितना जाएगा 9045 45 इंटू 21, ये हो जाएगा हमारा 24,800, ये हमारा हो जाएगा 945। ओके, बस आसान था क्वेश्चन था, बस जैसे से दिया था हमें लिखते चले ना, पीएनसी है, हो जाएगा। आगे बढ़े। देयर आर 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. How many bays can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? अच्छा 9 कप्स है, तो इसको अगर हमें कोई इसकी कंडीशन देखें तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे, देखो 9 कप को अरेंज करना है, 9 कप अपॉन 6 फैक्टोरियल की 6 कप्स कॉफी सेम है एंड 3 कप्स टी सेम है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट एंड 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12 7 जा 84, दिस इज द टोटल। बट उसने कंडीशन दिया है कि मान लो ये 9 है, तो सॉरी मानते हैं, फिर से बनाते हैं, मानते हैं कि ये 9 है। अब बोलता है कि इनमें से हर बार करना चाहिए कम से कम एक टी तो सब में होना चाहिए हर रो में। अब मान लेते हैं कि पहले केस में कि इस रो में टी नहीं था, इस रो में टी नहीं था, एक केस हो गया। दूसरे केस में मान सकते हैं कि इस रो में टी नहीं था, तीसरे केस में मान सकते हैं इस रो में टी नहीं था। 3 केस ऐसे बनेंगे जिसमें क्या होगा, टी नहीं होगा, मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, बाकी में तो फॉलो करेगा ही। मतलब इन तीनों को अगर हम माइनस कर दें टोटल में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा 81, क्योंकि ऐसे केवल 3 ही केस बनेंगे ना। हर कॉलम, जैसे हर रो में पूछा है एक हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, अगर हर रो में एक कप ऑफ कॉफी होना चाहिए, तो अगर हम नहीं रखते, मान लो पहले रो में नहीं रखते हैं, तो ऐसा एक केस बनेगा। दूसरे रो में नहीं रखते हैं, एक केस बनेगा। तीसरे रो में भी नहीं रखते, कितना जाएगा, एक केस बनेगा। टोटल 3 रो मिलेंगे जिसमें कॉफी नहीं होगी, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा रुको और फिर से देखो। देखो ये सारे क्वेश्चन पीएनसी के, अभी देखो आज भी हमने 4 से 5 क्वेश्चन पीएनसी के किए। ठीक है, देखो कुछ चीजें हैं मैथ्स में ना जिसको आपको करके जाना ही है, तभी आपको सी सेट में एस मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करने, बट देखो जो बेटे है ज्यादातर हमें पता है नंबर सिस्टम से हमेशा, मतलब एक ये है कि बेटे है नंबर सिस्टम से 15 प्लस क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम तो कम से कम कंप्लीट करके ही जाने हैं। 15 प्लस हर बार आ रहा है, पीएनसी से 4 to 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहा है, 5 प्लस क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये दोनों का चैप्टर तो करके ही जाना है। तभी आपको मैथ्स में क्या होगा कि अगर आप 20 में से पूरे नहीं करते हो, 20 में से आप मान लो 12 क्वेश्चन भी करते हो ना, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 12 आप यहां से करते हो, बाकी का आप इंग्लिश करते हो, क्योंकि हमें 66 नंबर ही तो चाहिए, बट उसके लिए भी तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम जरूर पढ़ के आना। पीएनसी देखो, अगर पीएनसी में किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो बताना, कमेंट करना, हम क्या करेंगे एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे हम पीएनसी का 3-4 वीडियो में कवर कर देंगे, जो बेसिक्स हैं जो हमारे में बार बार आ रहा है। ठीक है, बताना आप लोग, जो भी आप लोग को अच्छा लगेगा कर लेंगे उस हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन
द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। मान लें 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या हो सकता है x -1 x एंड x + 1, दिस इज 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब बोलता है कि इनका सम जो है प्रोडक्ट इक्वल है, कर लेते हैं। सम क्या जाएगा, अगर इसको हम सम करेंगे तो 1 1 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 3x। मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 इंटू x + 1 क्या जाएगा, x² -1 3x, ये जाएगा x³ - x, ऐसा आएगा x³ - x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x³ इधर चला जाएगा, ये x³ - 4x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x² - 4, दैट इज x² - 4 x + 2 x - 2, ऐसा ले सकते हैं ना। x² - 4 को इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 सकती है, 2 सकती है, -2 सकती है, मतलब कितने केस बन सकते हैं, 3। ठीक है, आसान था क्वेश्चन भी। नंबर सिस्टम बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम एंड पीएनसी जरूर करके ना। देखो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन है, पीएनसी से भी 4 से 5 क्वेश्चन है, तो आपको अगर एच चाहिए तो कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका जीएस में हो जा रहा है बट सी सेट रुक जा रहा है, उसके लिए हमें तो ये करना ही पड़ेगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करो, अपनी तरफ से हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर xy आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। देखो xy आर नॉन जीरो डिजिट्स है, डिस्टिंक्ट है, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो मतलब 1 to 9, x कितने में सकते हैं, 9 में से कोई भी डिजिट हो, फिर नॉन डिस्टिंक्ट है, मतलब 9 के बाद यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे नहीं सकता, मतलब कितना सकता है 8, टोटल की जगह 72। ये भी हमारा पीएनसी का क्वेश्चन। देखो इसी पेज पे देखो आप, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, एंड फिर ये क्या हमारा पीएनसी का क्वेश्चन, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ये भी पीएनसी का क्वेश्चन है, एंड दिस इज आर नंबर सिस्टम। ओके, 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मिल गए, 3 पीएनसी के मिल गए एक ही पेज पे, एंड ये भी हमारा है एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं ये भी। द एवरेज वेट ऑफ एपीसी इज 40 kg, the average weight of BDE is 42 kg, the weight of F is equal to that of B, what is the average weight of ABCDF। ठीक है, लिखते हैं, दिया A + B + C की वैल्यू दिया 40 × 3, एवरेज दिया था ना तो 40 × 3 कर लेंगे। फिर दिया B + D + E की वैल्यू दिया है 42, मतलब 42 × 3 टोटल वेट। अब बोला B F इज इक्वल टू B, मतलब F को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे B कर देते हैं, B को F लिख ले सकते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बोलता है कि इनका एवरेज वेट, अगर हम एवरेज वेट 6 है, सबको अगर ऐड कर लें देखो हमें एवरेज मतलब इनकी टोटल सम मिल जा रहा है, कितना हो जाएगा, अगर सबको ऐड करेंगे 40 × 3 + 42 × 3 / 6, एवरेज निकालना तो 3 से मान लो कैंसिल आउट 2, ये जाएगा 82, 82/2 इज इक्वल्स टू 41, दिस इज आवर आंसर। देखो यहाँ पे हमारा खत्म होता है मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, अब हम इंग्लिश का भी कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहला पार्ट अगर किसी ने देखा है तो भाई पहला पार्ट आप देखो, उसमें हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेना। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आ रहा हो मैथ्स में, लाइक रीजनिंग में, किसी भी चीज में, तो आप हमको कमेंट करके बताओ, हम देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।